Hello friends, welcome to our classes. I'm Navdeep Kaur. आप सबका स्वागत है हमारे इस कोर्स में। बुला लाइए बच्चों को, मैं भी जरा शेयर कर दूं। गुड इवनिंग। आज कमाल की चीजें करने वाले हैं हम। इस वीकली कोर्स में अच्छा ठीक है, वेलकम जी वेलकम। अच्छी बात है, आप हर क्लास लेते हो। हाँ जी, इस वीक एमसीक्यूज की पीडीएफ अपलोड कर दूं। अच्छा, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा वीकली कोर्स में। ये हमारा हर फ्राइडे होता है रात को 9 बजे। ओनली 5 रुपीज में हम ये कोर्स को अनलॉक कर पाते हैं नव क्लासेस ऐप के अंदर। तो नव क्लासेस ऐप में सर्च कीजिएगा एंड्रॉइड में, या फिर लैपटॉप पे अगर खोलना है तो learn.navclasses.in। सो आपको नव क्लासेस पे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन एंड रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, रिसर्च के अंदर कैसे करियर बनाते हैं, ये सारी चीजें भी मिलती है। ठीक है, गुड न्यूज यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम अब लगभग 1.5 महीने के आसपास ही बचा है। ठीक है, सो आपके लिए 2 मंथ वैलिडिटी का कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से आप पेपर 1 सिर्फ 2800 में भी कवर कर सकते हैं। जो क्लासेस हो चुकी है उसको रिकॉर्डेड को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड कॉमर्स का कॉम्बो, या फिर ओनली कॉमर्स या ओनली मैनेजमेंट भी आप ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। सो यही कोर्स आप कोर्स पे क्लिक करेंगे ना, उस पे परचेज डिटेल में व्यू ऑल का ऑप्शन होगा, छोटा सा ब्लू कलर का लिखा होगा। उस पे क्लिक करके आपको डिफरेंट वैलिडिटीज मिल जाएंगी कि आप 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ या 2 मंथ कितनी देर का लेना चाहते हैं। ठीक है, सो ये देखो ना, जब भी हम कोर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर व्यू ऑल लिखा हुआ है, प्राइस जहाँ प्राइस आ रहा है उसके साथ प्राइस के ऊपर, और इससे हम वैलिडिटी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सो कंप्लीट कोर्स में मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट प्लस प्रीवियस क्वेश्चन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में। सर्टिफिकेट टू टॉप जेआरएफ होल्डर्स को मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ऑल जेआरएफ होल्डर्स को और टॉप 100 ऑल इंडिया रैंकर्स को। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है बढ़िया वाला, दैट इज वाई इस कोर्स में मेरा टारगेट और मेरे तरफ से आप लोगों को बेनिफिट्स भी मिलने वाले। प्रीवियस क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। बीच में और भी कोई अगर कोर्सेज लेकर आऊंगी, जैसे कि मेरा एमसीक्यू से रिलेटेड कोर्स लाने का मन हो या कुछ और, तो ये एक तरीके से सब्सक्रिप्शन हो गया। आप इनमें से जो कोर्स लेते हैं उस ड्यूरेशन में और भी अगर कोई कोर्स आता है यूजीसी नेट पेपर 1 या कॉमर्स या जो भी लिया होगा उससे रिलेटेड, तो वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। So paper 1 and commerce is also available with same things, पेपर 1 एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट नहीं है तो आपको पता है फिर भी पेपर 1 के लिए नवदीप कौर इज द बेस्ट विद 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सो डेफिनेटली आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100% बेस्ट कंटेंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप सभी ले रहे हैं ऑलरेडी, और आप भी ले सकते हैं अगर नहीं ली तो। 375 रुपीज में आपको पेपर 1 के 900 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और पेपर 2 अगर इनमें अवेलेबल है तो आपके 30 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ऐड हो गए, बहुत सारे हो गए। रोज रोज मैंने बोला जितने मेरे पास टेस्ट आते रहेंगे मैं बिना किसी झिझक के साथ में अपडेट करती रहूंगी। तो यस, रोज रोज टेस्ट अपडेट हो रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, आपको पता ही है। जो बच्चे कह रहे थे ना इंग्लिश वाले या कुछ नए वाले जो टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है टेस्ट सीरीज। ठीक है, बुक मेरी जो होती है वो पेपर बैक इंग्लिश में होती है।
जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता ही है मेरा नंबर, ठीक है, तो उस पर जरा व्हाट्सएप करो और अपनी प्रॉब्लम की शॉर्ट वीडियो बना के भेज दो, आई विल गाइड इट। सो इंग्लिश में और बिल्कुल एग्जाम भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा होता है इंग्लिश और यहीं पे क्लिक करके अपन हिंदी में भी कन्वर्ट इसको कर लेते हैं, बिल्कुल पेपर के जैसा। क्योंकि अगर आप इधर ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, 900 प्लस टेस्ट सीरीज बोले का क्या मतलब हो गया कि 40,000 एमसीक्यूज, 30 प्लस टेस्ट सीरीज का क्या मतलब हो गया, लगभग 3,000 एमसीक्यूज फॉर पेपर 2 ऑल्सो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन बिल्कुल पेपर की तरह प्रैक्टिस अच्छी खासी करो और मस्त कलंदर शाबाश शाबाश पेपर में हैट्रिक मार के आओ, ठीक है। सो ये अपना कोर्स है। ये जो मेरी बुक है पेपर बैक में इंग्लिश मीडियम में आती है और हिंदी मीडियम का इसके अंदर पेज नंबर 3 या फिर स्टार्टिंग के में चिट लगी हो सकती है, तो उसमें आपको प्रोमो कोड मिलेगा, वो प्रोमो कोड आप अनलॉक कर पाएंगे नाउ क्लासेस ऐप के अंदर ही, बुक्स वाला कॉलम है ना वहीं पे, ठीक है, 5 या 6 रुपीज में। अगर आप ओनली हिंदी मीडियम चाहते हैं तो डायरेक्टली ई बुक वहां से ले सकते हैं। ई बुक प्रिंटेबल नहीं है, सिर्फ ऐप में खुलेगी, हाँ लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको मिल जाएगी। ये फैब मार्च जून 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें, 2018 से 2022 अक्टूबर तक के प्रीवियस क्वेश्चन इसमें, ठीक है। ये अपनी कॉमर्स की कंसेप्ट बुक है विद प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। एक ही बुक में कॉमर्स में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। भाई क्या हुआ, टन 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 टन, कौन आना चाहता है? हाँ मीनाक्षी, आज का टॉपिक पढ़ाएंगे ना फिर। बहुत आज मैं सारी जनरल अवेयरनेस लेकर आई हूँ, पेपर मेमोरी से बहुत खतरनाक खतरनाक वाली आई है। हाँ जी, हेलो, वो इतनी दरवाजे खड़का रहे हो, टन 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 बोलते नहीं हो। दूसरी वाली को पकड़ के देखती हूँ मैं। हाँ जी, अब चुपचाप बैठ जाओ, नहीं होना तो आना तो आओ, पढ़ाने तो दो यार, मैं म्यूट कर दूंगी अगली बारी कुछ बोला नहीं तो। हाँ जी विशाली, हाँ जी, चलो चुपचाप बैठ जाओ, लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ कर रही हूँ मैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आना है नहीं, बोलना भी नहीं कुछ, टन 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 बजाए जानी न्यूज। देखो नव क्लासेस ऐप में रेज द हैंड का ऑप्शन है, लेकिन रेज द हैंड में आके भाई कुछ बोलो तो सही, ठीक है। तो पता नहीं क्या लग गया इसको। सो लिसन केयरफुली, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, ठीक है। सो प्लीज प्रोवाइड डिटेल फॉर प्लस बैच फॉर दिसंबर, फुल डिटेल सिलेबस फॉर बोथ पेपर। पूरा पूरा मिलेगा यार, सिलेबस एक एक करके क्या बताऊं। आप उस बैच के ऊपर क्लिक करके ना, अगर सिलेबस वाइज में पूरा देखना है तो उसके अंदर जो फर्स्ट क्लास थी जो ओपन है विच यू कैन सी फॉर फ्री, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या देखना है। पूरा सिलेबस, कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सब मिलेगा। बात अलग है, आप सोचने विचारने में 2-3 दिन और बर्बाद कीजिए, उसमें कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा जो जाएगा, क्योंकि मैंने तो क्लासेस दे दी है। जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे उस दिन से आपके पास वीडियोस आ जाएंगी, जितनी देर का सब्सक्रिप्शन होगा उतनी देर की आ जाएंगी। बाकी जितने दिन लेट उतनी देर की रोज रोज क्लास हो रही है, मैं कोई छुट्टी नहीं मार रही, ठीक है। वो वे आपकी रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, उतनी आपकी इकट्ठी होगी, फिर देखना एक दिन में 4-4। अभी क्या कर सकते हो, अभी आप जो लाइव चल रही है उनके साथ एक पीछे रिकॉर्डेड से कवर कर सकते हो, तो ऐसे करके साथ साथ चल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, रिकॉर्डेड भी मिलती है। सुबह 6 बजे मैं लाइव लेती हूँ, 2 घंटे की क्लास होती है, पेपर 1 की, 2 घंटे की पेपर 2 की। नाउ लेट मी स्टार्ट द टॉपिक, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। सो ये 2023 की रिपोर्ट आई है, कृपया करके सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आखिरी में, ठीक है। टॉपिक पढ़ लो अभी। नव लर्नर डिस्कशन विल बी ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो। यूनाइटेड नेशन इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट एक एनुअल साइंस बेस्ड रिपोर्ट है जो कि हर साल निकलती है, ठीक है।
यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा निकाली जाती है। अच्छा एक बात सुनो, आखिरी में मैंने आपको पता क्वेश्चन पूछने है ना, अब ढंग से सुन लो ताकि क्वेश्चन आपके सही हो जाए, फिर मेरे को मत कहना क्वेश्चन नहीं सही हुए। रिपोर्ट में क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स डिजास्टर्स के कि कैसी कैसी, डिजास्टर का मतलब बताइए आपदा, ठीक है, कैसी कैसी आपदा आई है और कैसे ये सारी आपदाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीजें इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे जो सिस्टम है उसको शांत या स्टेबल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क आ रहा है। अच्छा इस रिपोर्ट में टोटल कुल मिला के 6 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बोला गया है रिस्क टिपिंग पॉइंट, ठीक है, रिस्क कहाँ पे टिप कर रहा है, कहाँ रिस्क आ रहा है, उससे रिलेटेड ये हमें आगे पढ़ने होंगे। सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम कैन नो लॉन्गर बफर रिस्क। सो इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या कह रहा है कि रिस्क टिपिंग पॉइंट्स के बारे में बोल रखा है, तो ये हमें बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। आगे देखते हैं, मैं रखे हुए, ठीक है, पीडीएफ की चिंता ना करो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी कोर्स के अंदर, और पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी। अभी जो मैं कंसंट्रेट करवा रही हूँ उस पर ध्यान रखना, ठीक है। टिपिंग पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स आपको टिप पे रखने होंगे, रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि यहाँ पे टोटल 6 इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स है। इज दिस क्लियर? हाँ जी, अच्छा बात है, वेलकम। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता चला जा रहा है, यानी कि उसमें कमियां होती चली जा रही है। ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन एक्वाफायर इज वाइटल फॉर 2 बिलियन पीपल, मतलब कहीं ना कहीं काफी 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग इसको ग्राउंड वाटर के ऊपर निर्भर है। विथ 70% यूज फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें से 70% तो एग्रीकल्चर के लिए ही ग्राउंड वाटर यूज होता है, ठीक है। However, 21 of world major aquifers are depleting faster, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राउंड वाटर है वो जल्दी ही कम होता चला जा रहा है, ठीक है। एक्वीफर वाटर ऑफन टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब ये नेचुरली बनता है हमारे ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड में पानी होता है तो इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इस लेवल पे आने के लिए, ठीक है, इकट्ठा होने के लिए, और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आना चाहिए। ओवर एक्सट्रैक्शन हैज अकर्ड इन सम एरिया, सऊदी अरेबिया ले लो, वो ओवरली एक्सट्रैक्ट कर रहा है जरूरत से ज्यादा, 80% एक्वाफायर को कहीं ना कहीं वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाली क्लास बिल्कुल मिल जाती है रिकॉर्डेड भी। सर्टेन एरियाज विद इन द इंडो-जैंटिक बेसिक्स इन इंडिया, भाई इंडिया की भी बात कर दी इन्होंने, हैव ऑलरेडी क्रॉस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। इंडिया की स्पेशली बात कर दी गई है, किसने, यूनाइटेड नेशन ने अपनी नई रिपोर्ट जारी करी है, उसमें इंडिया के बारे में बोल दिया है कि यहाँ ऑलरेडी क्रिटिकल डेंजर में अपन आ चुके हैं, ग्राउंड वाटर की कमी होती चली जा रही है। नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गए, ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर की बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2025 में ही, मतलब 2 साल है हमारे पास ग्राउंड वाटर को कहीं ना कहीं बचाने के लिए। एक्सेलरेटिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शंस, मतलब कि ग्राउंड वाटर, मतलब अब डिजास्टर की बात कर रहे थे ना, तो डिजास्टर में पहला पॉइंट किससे रिलेटेड था बताइए, टिपिंग पॉइंट ग्राउंड वाटर से रिलेटेड था। सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन, मतलब जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होती चली जा रही है। क्या कह रहे हैं, लुप्त होती चली जा रही है। मैम ज्यादा पास हो गया आपका आवाज, तुम लोग सिर्फ आवाज पे ध्यान दिया करो। अच्छा धीरे बोल लूं, ओ हाँ तो धीरे बोल लेते हैं। एक्सेलरेटिंग स्पीसीज, कई बार ये होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते एक लेवल पे पहुंच जाती हूँ, फिर मैं अपने जोश पे बोलने लग जाती हूँ। ओके लेट मी स्पीक स्लोली नाउ, ये बोलने की माइक लगा रखा है। क्या हो रहा है, प्रजातियां लुप्त होती चली जा रही है, ठीक है, ऐसा। सो लैंड यूज चेंजेस हो रहा है, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसकी वजह से चेन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि अगर एक प्रजाति को प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से दूसरी तीसरी होती, तो एक तरीके से बायो मैग्निफिकेशन की तरह चेन रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। पेपर 1 के लिए होगा ना, मैंने अभी परचेज किया है।
पेपर 1 का कोर्स लिया तो पेपर 1 का होगा, उसमें कॉमर्स का लिया तो कॉमर्स होगा, कॉम्बो लिया तो दोनों होगा। ठीक है, आप देखो ना मैं कौन सा लिया है। माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, दूसरा डिजास्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बर्फ की चादर माउंटेन्स पे होती है वो सब। ठीक है, और बिटवीन 2000 और 2019 का आंकड़ा चेक करें तो ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं 267 गीगाटन तक पर आइस मेल्ट होते चले जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं 50% ग्लेशियर्स लुप्त हो जाएंगे 2100 सन 2100 तक, 2100 तक 50% तक ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, फ्लड आता है उसकी वजह से। 90,000 प्लस ग्लेशियर्स हिमालय के, बताओ इंडिया का हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश माउंटेन, सब रिस्क पे है। ठीक है, नियरली 870 मिलियन पीपल इन्हीं के ऊपर रिलाई करते हैं और इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं, और इन्हीं को सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस डेब्रिस। डेब्रिस होता है मलबा, ठीक है, मलबा। तो स्पेस डेब्रिस सैटेलाइट्स आर क्रूशियल फॉर वेदर मॉनिटरिंग। अब चक्कर ये है कि हम लोग सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करवाते हैं स्पेस में, राइट। वहीं पे आप स्पेस में सैटेलाइट भेज के वहां मलबा कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, यस और नो। अब सोचो क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड। लेकिन इतनी सैटेलाइट भेजोगे तो ये क्या है, जब ये वेस्ट हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी, तो कूड़ा ही ऊपर घूमेगा ना। यहाँ तो है ही, वहां पर भी भेज रहे हैं। ओनली 25% ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट आर एक्टिव। कहीं ना कहीं इतनी सारी सैटेलाइट भेज रखी है ऑर्बिट में, और उनमें से 25% ही एक्टिव है, 75% कूड़ा कटकट पर जा चुके हैं ऊपर। ठीक है, ग्लेशियर्स क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं ना उनके ऊपर बर्फ की चादर होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। There are about 130 million smaller untrackable debris। अब इतनी सारी मिलियन छोटी debris मतलब मलबे की तरह बन चुके हैं। ठीक है, सो हाई स्पीड की वजह से, मतलब ये इतनी ज्यादा ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हजार्डियस है। ठीक है, पर चले वही आके हमारे सब पर बनने लगे, इतनी सारी फेंक दी है, बताओ 130 मिलियन, कुछ ज्यादा नहीं होती। So next is unbearable heat। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, और जो गर्मी है इसको बियर करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, अनबियरेबल हीट हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से डेडली हीट वेव्स, इतनी ज्यादा गर्म हवाएं चल रही है। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, जो अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी भी बॉडी का जो कूल डाउन टेम्परेचर है उसको एक तरीके से हार्ड है। When the wet bulb temperature exceed 35 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवर 6 years, जब ये 6 सालों तक इतने डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो इट कैन लीड टू ऑर्गन फेलियर एंड ब्रेन डैमेज, और इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं, ब्रेन डैमेजेस भी हो सकते हैं लोगों के। ठीक है, दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड इन प्लेस लाइक जाकोबाद पाकिस्तान। तो ये चीज ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी है। ठीक है, क्या चीज हो चुकी है बताएंगे आप जरा। वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, नीचे तो नहीं लिखा ना, हाँ क्वेश्चन क्योंकि आ सकता है, नई चीजें हैं, 2023 में रिपोर्ट आई है ये। तो वेट बल्ब टेम्परेचर डिफाइंड एज टेम्परेचर ऑफ पार्सल ऑफ एयर कूल टू सैचुरेशन, मतलब ह्यूमिडिटी की। अगर 100% ह्यूमिडिटी है तो उसके बदले में जो एयर है उसका क्या टेम्परेचर होता है, by evaporation of water into it, latent heat supplied to by parcels। So कूलिंग टावर्स में ये बेसिकली यूज किया जाता है कि जब ह्यूमिडिटी है तो उससे कूल होने में, नॉर्मल होने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, कूलिंग टावर वाटर इवेपोरेशन को, कूलिंग टावर उस वाटर इवेपोरेशन को, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो इट इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्टेड ओवर 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय 2100 तक इतनी सारी पॉपुलेशन को नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। अनइंश्योरेबल फ्यूचर। अब ये ऐसा फ्यूचर हमने बना दिया है
जिसकी वजह से जिसको हम इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते। भाई क्या इंश्योरेंस कराएंगे, किस चीज का इंश्योरेंस? इतनी वेदर जो है 7 गुना 7 गुना लेवल से डैमेजेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। 2022 तक उन्होंने बता दिया ऑलरेडी $, 313 बिलियन तो लॉस हुआ है। सो इंश्योरेंस कॉस्ट राइज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होने वाला है, और कहीं ना कहीं अनश्योरेबल है, जिसको हम और कितना इंश्योरेंस करवाएंगे। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इतने सारे जो घर है वो इंश्योरेबल हो गए ड्यू टू फ्लड रिस्क। मतलब देखो मैं एक बात बताती हूँ, अगर इंश्योरेंस हम करवाने जाएं तो क्या ओल्ड लोगों का जल्दी हो जाता है? नहीं ना, जवान लोगों का होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत लंबे समय तक जिएंगे और उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट इसी तरीके से जब हम कह रहे थे कि कोविड आया, तो क्या कोविड की वजह से किसी की डेथ होने पर इंश्योरेंस हो सकता था? नहीं, क्योंकि वो नेचुरल था। ऐसे ही जब डिजास्टर्स नेचुरल आ जाती है तो इनको इंश्योरेंस करवाना बड़ा ही मुश्किल है, और इंश्योरेंस नहीं हो रहा तो लोगों की जो लाइफ है उनका हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा, ये वो बोल रहे हैं। और हमने अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं इस तरीके से वैसा बना दिया है। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस, क्लाइमेट चेंज ड्रिवन बाय इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। यहाँ पर सब कुछ लिंक्ड है, यहाँ से हम ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज कर रहे हैं, वहां टिपिंग पॉइंट्स का मेन ड्राइवर है ये ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी टिपिंग पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट्स है ऐसे 6 जिनको नुकसान होने वाला है। These include glaciers melting, हमने बात करी अभी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है, मतलब कहीं पे बिल्कुल ही सूखा पड़ रहा है और कहीं पे बिल्कुल ही बाढ़ आती चली जा रही है। इंश्योरेंस रिस्क भी लैंड का, पीपल का बढ़ता जा रहा है। सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है, और सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ज्यादा आ सकते हैं। हाँ, कंट्रोलेबल नहीं है। अब जो इनिशिएटिव क्या लिया जाएगा डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखिए, सेंडाई फ्रेमवर्क ऑलरेडी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ डिजास्टर को कम करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क लाया गया। ये मैं आपको प्लस में भी करवाती हूँ, मैं क्लासेस कोर्स में भी कराऊंगी। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 2030, climate risk and early warning systems। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। मना लिया था तुमने? पता ना, याद रखना। ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। यस, इंडिया में भी लगाए गए हैं। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है इसमें? हमने कोलिएशन किया है, मतलब कि कोलिएशन फॉर डिजास्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी, उनके साथ हमने अपना अलायंस किया है, कोलिएशन मिले हैं हम। ठीक है, फुल फॉर्म आ सकती है यहाँ पे। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी हमारे इंडिया का है। ये इनिशिएटिव भी इंडिया का है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वो आपने सुना ना, ISA सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको इंडिया ने इनिशिएट किया। बिल्कुल इसी तरीके से CDRIS को भी कहीं ना कहीं इंडिया ने ही इनिशिएट किया है। जी, तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के लिए रेडी हो? लेट अस डू। ये डिजास्टर रिस्क वाला जो आया था वो था। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। आपने देखा था पिछली बारी जो क्वेश्चन आए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर किगाली अमेंडमेंट हुआ था। किसमें हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था किगाली अमेंडमेंट। हाँ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गए थे। इसी प्रकार से ये भी आया है अपना। गुड, वेरी गुड। 2005 में अपना एक्ट आया। यस, सो इम्प्लीमेंटिंग, अब ये नया आया ना इसलिए, तो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर कमिंग को, अब इसको कैसे स्पेल करते थोड़ा अजीब है ये,
KUNMING, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। आइए, रिसेंटली 25th मीटिंग हुई सस्टेनेबिलिटी बॉडी ऑन द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, ठीक है, सबस्ता 25, तो ये इसकी फुल फॉर्म है सबस्ता की, किसमें, नैरोबी में, केन्या में। और इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि क्या हमें करना चाहिए इस प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। हाँ जी, मैम प्रिया नाम की इस लड़की तेज होती है वो। ललन तुम्हें क्या हुआ है, एकदम चुपचाप पढ़ नहीं सकते तुम। द मीटिंग प्राइमरली फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोग्रेस। मैं का कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो कुछ का कुछ बोल रहा है, मतलब भूले पट के चैट देख लो, कुछ का कुछ ही चल रहा है। सो ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस से रिलेटेड। ये जितनी फुल फॉर्म है, ये सारी फुल फॉर्म आपको करनी होगी। 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज के ऊपर आई थी। ये जो है ना, ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो कौन निकालता है, IPCC, ठीक है। IPCC कौन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो इनके द्वारा निकाली गई है। ये क्या कह रहा है, मीटिंग के अंदर फोकस किया गया एक तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी के ऊपर, दूसरा IPCC ने जो AR6 निकाली थी उसके ऊपर। So what is subsidiary body on scientific, technical and technological advice? तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, मतलब कि ये जो सबस्ता है ना, सबस्ता कौन है जो यहाँ बना दिया है इस बारी, आर्टिकल 25 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने एस्टैब्लिश किया ओपन एंडेड इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी, जिसको सबस्ता बोला गया है। अब बताइए सबस्ता कौन है, सबस्ता है इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी। एक तरीके से डिफरेंट गवर्नमेंट एडवाइस करेंगी, ठीक है, वो है किसके लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल। इसका मेन पर्पस है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर टाइमली एडवाइस करना कि क्या क्या कैसे कैसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को वो करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन CBD से रिलेटेड है। अब ये मीटिंग हुई मॉन्ट्रियल में, तो इसलिए इसका नाम मॉन्ट्रियल के साथ लगा दिया गया। अब ये है क्या, कुछ समझ तो आए, कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या चीज है। ये जो फ्रेमवर्क है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड लेवल पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैव विविधता के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जब हुई थी, ठीक है, वो भी कौन सी, किसकी, CBD की। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, UNFCCC वाली नहीं कह रहे हम, CBD की मीटिंग कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CBD की जो मीटिंग हुई है, ठीक है। उस फॉलोइंग 4 ईयर कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन प्रोसेस, इसमें टोटल कुल मिला के 4 साल का कंसल्टेशन लगा है। हिस्टोरिक फ्रेमवर्क आया और अचीवमेंट कैसे, मतलब क्या क्या अचीवमेंट हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसके बेसिस पे ये फ्रेम, इसमें एक दूसरे के साथ हार्मनी यानी कि भाईचारा बनाया गया है। टोटल 30/30 टारगेट्स यहाँ पे लाए गए हैं। डिक्लेरेशन मेड टू रेफरेंस टू 30/30 टारगेट विच इज की प्रपोजल, जो कि COP15 के अंदर डिस्कस किया गया। That would afford 30% of Earth land ocean protected status by 30। अच्छा, ये कह रहा है कि 2030 तक टारगेट पूछ सकता है ना आपसे, 30% ऑफ लैंड को कवर कर रहा है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, ठीक है। अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया। 30/30 क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये क्या है। 2030 तक 30% ऑफ अर्थ लैंड एंड ओशियंस, अर्थ लैंड एंड ओशियंस दोनों को, ठीक है, बचाना है। हाँ, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, इस फ्रेमवर्क में कुल मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है 4 गोल्स है, ठीक है, और 23 टारगेट्स है। अब जो 30% है तो वो तो 30% ऑफ द लैंड एंड ओशंस है। टारगेट कितने हैं टोटल, 23। कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक। और
और जो ये 4 गोल्स हैं, ये वाले 4 गोल्स ये अचीव करने हैं 2050 तक, ठीक है। अब ये गोल्स क्या है ये समझते हैं। कंजर्व रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितनी जैव विविधता बची है भाई इसको बचा लो, कंजर्व कर लो, और जो खराब हो चुकी है मतलब कि जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी है कहीं ना कहीं उनको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करो या लुप्त होने वाली है। Ensure sustainable use of biodiversity, इस जैव विविधता का सस्टेनेबली यूज करो, ध्यान से यूज करो ताकि आगे आने वाली जनरेशंस को भी ये दिख सके। शेयर बेनिफिट फेयरली एंड इक्विटेबली, सबके साथ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर सीबीडी के अंदर ही आता है ना नगोया प्रोटोकॉल, वही। एनेबल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, तो हमें कहीं ना कहीं चेंज लेके आना है, जुडिशियल यूज करना है रिसोर्सेज का, हाँ फ्यूचर को ध्यान से। सस्टेनेबिलिटी का मतलब, ओके गुड क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आज जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, उसको बहुत ध्यान से यूज करें कि आगे आने वाली जनरेशन को भी वो मिल सके, ठीक है, यही होता है। टोटल 23 तो टारगेट है इसमें, अब 23 टारगेट में फोटो लाई नहीं, बाद में डाल दूंगी, चलो कोई नहीं, ठीक है, पीडीएफ में डाल दूंगी, आपकी फोटो थी बहुत बड़ी सी, कोई नहीं, इतना 23 टारगेट को पूछेगा, 4 गोल्स कर लो तुम, ठीक है, वैसे याद कर लो कि हाँ 23 टारगेट इसमें और 2023 तक अचीव करने हैं, फिर भी मैं फोटो डाल दूंगी, याद रहेगा तो। जरा एक क्वेश्चन बताएंगे आप, क्वेश्चन पूछ रहा है मोमेंटम फॉर चेंज इन क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसने लॉन्च किया? इसका आंसर बताओ, मुझे तो जाने ही। क्या ये आईपीसीसी ने लॉन्च किया था, यूएनईपी ने, यूएनएफसीसी ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ ने? अभी खत्म नहीं हुई क्लास, इसके बाद एक और है प्रॉपर, और वो जितनी बताई ना उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है एंड तक जनता भाग जाती है, भागी हुई को कम मिलेगा, वैसे भागी नहीं है, अभी तो है क्लास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने खाओगे, गाल करो अपना। अबे यार ये जो चेंज है ना क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यूएनएफसीसीसी का है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनका ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं। थोड़ा वो मेरे को लगता है यहाँ आते आते फोल्ड बदल गया इसका, क्या हो गया भाई, मैंने क्या डाला था, क्या हो गया, इसमें सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें 2 और 3 लिखा हुआ है, इसमें 1 और 3 लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 तीनों लिखे। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। क्या टॉपिक में लिखा, तुम्हें पीपल एनवायरनमेंट नहीं पढ़ाया? वही से क्वेश्चन था, पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, हाँ ये देखो, ये पीपल एनवायरनमेंट पढ़ाया है। व्हाट आर द importance of United Nation Convention to combat desertification, रेगिस्तान होने से बचाना, पीपल एनवायरनमेंट क्वेश्चन है, करो सॉल्व। अच्छा मैं पीछे रहती हूँ, पढ़ लो इंग्लिश हिंदी, कहोगे इधर हो जाओ उधर हो जाओ, मैं कोई कठपुतली हूँ, वह बैठ जाते आराम से। Its aim to promote effective action through innovative national program, supportive international partnership, क्या ये पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है? और it has special particular focus on South Asia, North Africa region, क्या इन एरियाज में ज्यादा फोकस है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन एरियाज में देने की ज्यादा जरूरत है? इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, यूएनएफसीसीसी की बात कर रहा है, जो भी तुम्हारा मन है लगा दो, मैं बाद में समझा दूंगी। ओके बहुत घूमनी मैं चेयर के ऊपर आ जाती हूँ, है अच्छा आंसर नहीं है, दिया दिया दिया, ठीक है ठीक है बेटा, आंसर अगेन सी है। हाउ, इसका मेन एम है प्रमोट करना एक्शन थ्रू इनोवेटिव, ठीक है। अब ये वाली बात तो कहीं भी लिखी हुई कि खाली इनके ऊपर फोकस करना है, यूएनएसएस से तो टोटल इतनी सारी कंट्रीज है, इसमें 191 कंट्रीज तो शुरू में ही आ गई थी इसकी, ठीक है।
दूसरी बात, बॉटम अप अप्रोच भी इनकरेज कर रहा है क्योंकि यूएनएफसीसीसी की जो कॉप है ना उसी में पहले क्योटो प्रोटोकॉल था टॉप बॉटम वाला, अभी इसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट चल रहा है जो कि बॉटम अप कर रहा है। ठीक है जी। So next general awareness के लिए are you ready? This is the next general awareness which is most important. अभी ताजा निकली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए समिट हुआ था 2023 में। ठीक है, Are you ready? तो ये क्या कह रहा है, इसमें क्या डिसाइड हुआ, क्या निकला, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाद आएंगे और क्वेश्चन। ठीक है, एक्नॉलेजिंग फंडिंग गैप। सो एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंडिंग गैप को फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं ये समिट किया गया और ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या निकला। इसमें ये पता चला कि कोविड से पहले जो फंड का गैप था वो सिर्फ यूएस डॉलर 2.5 ट्रिलियन ही था, लेकिन कोविड होने के बाद ये जो गैप है वो 4.2 ट्रिलियन हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत इन्वेस्टमेंट की और भी ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी। अच्छा, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्या होगा जनाब अली। एड्रेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस, हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस को कहीं ना कहीं एड्रेस करना है और ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस बारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट में जो 4 टाइम ए है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब है दादिस अबाबा, ऐसा लगा छोटा बच्चा बोल रहा बाबा बाबा कोई बात नहीं, आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा। ओके, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है इस बार। क्या है ये, है क्या ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है ताकि कैसे फाइनेंशियली हम फाइनेंस करें, पैसा दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका मेन एम है कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, नेसेसरी फाइनेंस प्रोवाइड करना और लागू करना 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे समझ आबा चाबा पाबा अबाबा। Next is Montreal Action and Debt Swaps. सॉरी, मल्टीलेटरल, मॉन्ट्रियल याद आ जाए। हाँ जी बोलो, मैम जिम्बाब्वे की राजधानी है। ओके ठीक है, होगी, गुड। अब लल्लन को पता है इंटरनेशनल का, वो बता रहा है कि एक्चुअली वैसे होता यही है कि जो भी एजेंडा वगैरह होता है ना, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब जगह के नाम पे ही बनते हैं, तो यस डेफिनेटली इट कुड बी द प्लेस नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या गया नेम रखते थे, हाँ होगा। चलो आगे चलते हैं, हमने तो याद करने के लिए थोड़ा सा मजाक किया। आगे चलते हैं। स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंटेशन, द लीडर अर्ज मल्टीलेटरल एक्शंस, कि हमें मल्टीलेटरल एक्शन लेने की जरूरत है। ये डेट स्वैप के लिए, डेट स्वैप क्या होता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी कि लो इनकम कंट्रीज पैसा रेज कर सके और ग्रोथ कर सके, वो भी ग्रीन, सपोर्ट ग्रीन ग्रोथ। मतलब हमें ग्रो तो करना है लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रो करना है। और इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अब वही संदाई फ्रेमवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए, आपको पता चल गया अब, क्योंकि सबसे पहली जनरल अवेयरनेस में भी यही कह रहे थे, संदाई फ्रेमवर्क इज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और उसी के अंदर हमें क्लाइमेट एक्शन को भी इंटीग्रेट करना है, मिक्सअप करके आगे चलना है। फिर अब इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड प्रोग्रेस है, इसमें क्या दिक्कत इस बार सामने आई, लैक ऑफ प्रोग्रेस एंड कमिटमेंट। कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी देखने को मिली है। कितने गोल्स, कितने टारगेट है, क्वेश्चन आता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 169 टारगेट्स है, तो कहते हैं कि जो प्रोग्रेस है 169 टारगेट्स एंड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज जस्ट 15% विद सम एरियाज ऑफ रिग्रेसिंग। मतलब कहीं ना कहीं तो कमी हुई है और प्रोग्रेस सिर्फ 15% के आसपास ही इस बार देखने को मिली है। कंसर्न ये है कि हम आधे कमिटमेंट तक भी नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं देयर इज लिटिल कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका है। ठीक है, फंडिंग एडिक्वेसी एंड एक्सेसिबिलिटी, जो फंड है वो एडिक्वेट
मिल रहा है कि नहीं, तो हमने बताया कि गैप ऑलरेडी कहीं 2.7 था तो अब 4 पॉइंट समथिंग बचा है, तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग हो गया, इतना ज्यादा हो गया गैप। तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट जितनी है उससे कई गुना यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है, पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अनअचीवेबल ना हो। डिससिनर्जी बैरियर्स, 5 डिससिनर्जी आइडेंटिफाइड। क्वेश्चन यहाँ 5 डिससिनर्जी के बारे, सिनर्जी का मतलब क्या है, चीजें जब साथ मिलती है तो सबसे फायदा होता है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, तो जब दो या एक चीज को एक बंदा काम कर रहा है लेकिन उसको बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए था, उसके अंदर सिनर्जी होनी चाहिए थी, 1 और 1 11 हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। Dis-synergy are identified in sustainable development intervention including resource allocation, co-benefits, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड सैचुरेशन लिमिट। ना तो यहाँ पर रिसोर्स ढंग से बांटे गए, ठीक है, ना तो किसी का साथ में बेनिफिट हुआ, कॉस्ट भी कहीं ना कहीं सही नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है, और सैचुरेशन से लिमिट भी क्रॉस कर रही है। चैलेंजेस इसको इम्प्लीमेंट करने का भी है, और क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर देखें तो सिग्निफिकेंट थ्रेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे खतरा बढ़ता ही जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अचीव कैसे होंगे। हालांकि हमारे पास अभी 7 साल है इनको अचीव करने के लिए, लेकिन फिर भी ग्रीन हाउस इमिशन बहुत ज्यादा हो रही है ग्लोबली, और हीट वेव्स इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज का और भी ज्यादा, ठीक है, डेवलपमेंट को ज्यादा बेनिफिट। अब मैं आपसे अगेन कुछ 2 क्वेश्चन पूछूंगी, देखते हैं अब आपकी बैंड बजेगी की चैन को निकी मैलकुली मैलकुली की चैन। Sustainable development is described as development that meet need of present without hey my god, किसी ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, तो कहीं ना कहीं उसी को डिफाइन कर रहा है वो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हाँ बोलो। सिनर्जी का मतलब कि साथ मिलने से बहुत ज्यादा लेवल पे वो चीज बढ़ती है, लेकिन डिससिनर्जी मतलब उसका उल्टा होना। हालांकि हम कह रहे हैं सबको इंटीग्रेशन करना, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बजाय उसका अंदर कमी देखने को मिली है, ऐसा। हाँ, क्या कहता है, इन दिस पर्सपेक्टिव कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरवीन्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग कंसेप्ट्स। तो कौन से कंसेप्ट में आएगा, मैं जरा पढ़ के सुना देती हूँ क्या लिखा हुआ है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन या कैरिंग कैपेसिटी। हम इस कहानी को जो यहाँ पर लिखी है इसको क्या नाम दे, क्या नाम दे इनमें से, ना रे बाबा ना, दिमाग पे जोरा डालो। चलो 50-50 की वजह से मैं आपको बता दूं कि वो बी आंसर नहीं है। चलो अब बताओ, अरे भाई ऐसे नहीं करते यार, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आता था तो सीख लेना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही कर लेना। मैं जस्ट पेपर मैमेंट से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जनरल अवेयरनेस, इसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। यस, इसको, ये जो पूरी कहानी यहाँ पर लिखी गई है डेफिनेशन ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब एज डेवलपमेंट जिसके प्रेजेंट कंजम्पशन ऐसे करो कि फ्यूचर को नुकसान ना हो, फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ताकि वो अपनी भी नीड्स पूरी कर सके। तो मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी, अपनी चीजों को इस तरीके से कैरी करो कि आगे आने वाली जनरेशन के पास भी अवेलेबिलिटी उसकी हो, ठीक है। कल सैटरडे संडे आ गया, ओह माय गॉड, हाउ डू वी डू थिंग्स। अच्छा चलो, अब हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब मैं आ रही हूँ आपके पास, अब हम डिस्कस कर सकते हैं आज की 3 जनरल अवेयरनेस आपको कैसी लगी बताना है। ओके, आप क्या कह रहे थे, लग ही रहा था। अच्छा, मैसेज ऑटोमेटिक डबल क्यों टाइप होते हैं, कोई बात नहीं, वो दिक्कत नहीं है, टाइप तो होते हैं ना। मैं क्या कह रही थी, कल मैराथन है, कल कौन सी मैराथन अपनी, तो 6 यूनिट्स हो गई, बची है DIRC, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। सो बताओ, तो इस सैटरडे संडे निपटा लेते हैं बड़ी बड़ी, अगर कहो तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ से निपटाते हैं फिर, ठीक है।
वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू सो मच। भागल हो क्या सब? बता दो, मैं भी निकलती हूँ फिर। लॉजिकल कराएं कल? अच्छा ठीक है, कल फटाफट से लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज करा देते हैं पूरी। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? अब कहाँ गए वो विनोद? विनोद बाबू कहाँ गए आप? क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कुछ? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अब आप कोर्स के बारे में जो पूछ रहे थे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा, कि टेस्ट क्या कहते हैं, कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसमें टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है, अभी आखिरी क्लास है, कल सुबह 6 बजे इसकी लॉजिकल रीजनिंग की आखिरी क्लास है, ये करवा दिया है। और वैसे मैं मैथ्स हर ट्यूसडे ले रही हूँ, तो अभी आई थिंक 3 क्लासेस हुई होंगी हमारी उसकी। ठीक है, अब चक्कर ये है कि आगे का सिलेबस भी है और ये भी है, तो मैंने आपको इसलिए 2 महीने का सब्सक्रिप्शन का है कि जैसे मान लो किसी का 22 दिसंबर तक भी पेपर होता है, तो एटलीस्ट यू हैव द वीडियोस, आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट भी कवर कर सकते हो, क्योंकि 6 से 22 दिसंबर तक आपका पेपर होगा। अब क्या करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कल लॉजिकल रीजनिंग की आखिरी क्लास होगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद एक नया यूनिट आएगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा है। अब एक जो क्लास लाइव चल रही होगी उसके साथ एक आप लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स की एक क्लास कर लो, एक लाइव साथ साथ चलते गए, एक लाइव लॉजिकल रीजनिंग की क्लास कर ली। ठीक है, और फिर जब हर एक कोर्स की क्लास लगभग 5 दिन के आसपास की है, मैथ्स की सबसे ज्यादा रखी मैंने, मैथ्स की 30 के आसपास रखी, क्योंकि मेरा दिल है कि मानता नहीं। अबे यार ये गाना जो दूसरी वाली गाड़ी सुबह तो कुछ और ही हुआ था। हाँ, क्या हुआ? 5 रुपए वाला कोर्स में पीडीएफ कैसे डाउनलोड होती है? मेरे पीडीएफ इन ऐप ही डाउनलोड रहती है। ठीक है, वैसे भी ये लाइफ टाइम है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, जब देखनी हो इस ऐप में आओ देख लो। ठीक है, ये कहानी हो गई। ऐसे करके जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद ये 4-5 क्लासेस है, इसकी 4-5 क्लासेस है, इसकी 4-5 क्लासेस है। सारा कुछ एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, एक लाइव क्लासेस के कोर्सेज चल रहे हैं, एक आपने पीछे से बैक से कवर किया। और मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ कि हम कैसे एक दिन को बना सकते हैं। देखिए, सुबह 6 से 8 AM अपनी क्लास होती है। ठीक है, 9 क्लासेस में पेड प्लस क्लास। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक भी हमारी क्लास होती है, ये पेपर 1 की है, और अगर आप पेपर 2 कॉमर्स के या मैनेजमेंट के तो ये उसका टाइम है। अब बाकी हम हो जाते हैं यहाँ पर फ्री। ठीक है, जिन बच्चों का पेपर 2 मेरे पास नहीं है तो वो खुद से भी ये 2 घंटे अपने डट के पढ़ ले, यहाँ नहीं तो कहीं और निकाले, टाइम अलग अलग हो सकता है, इट्स ओके। टाइम बता रही हूँ मैं, तो अपने हिसाब से टाइम बता रही हूँ। अब यहाँ पर बीच में आता है एक लंच का टाइम, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से टाइम अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बीच में आप एक टेस्ट सीरीज कवर कर सकते हैं, थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने पेपर 1 रखना है इसमें या पेपर 2 का करना है। फिर लंच के बाद रात को 9 बजे मिला करते हैं हम। ठीक है, यूट्यूब पे या ना क्लासेस ऐप में या कहीं पे भी। फिर इतना सारा टाइम है, इसमें से भी एक टेस्ट सीरीज दूसरे सब्जेक्ट की और एक थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, और बाकी का समय भी बचेगा बहुत सारा। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं या पिछली क्लासेस कवर करनी है, वो कवर किया जा सकता है, रिवीजन डाल दो इसके अंदर। ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल टाइम की तरह लेंगे। अगर हमारे पास और समय बच गया तो थोड़े और एमसीक्यूज कह लो या टेस्ट सीरीज कह लो, जो भी आप कवर कर रहे हो, ठीक है, वो कवर कर लेंगे। तो ऐसे करके अपने पूरे दिन की रूटीन अगर आप बनाते हैं तो काफी समय बचता है और आगे बढ़ सकते हैं। इज दिस क्लियर? सोशियोलॉजी के लिए संभव, यस, कैन ऐप देख लो। अच्छा ठीक है, और पेपर 1 तो आपसे हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। तो विनोद, आप पेपर 2 अगर कह रहे हो सो ठीक है, मैंने ये जो समझाया है ये बहुत अच्छा प्लान है, आप इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा मजा आ जाएगा अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो थोड़ा बहुत अपने टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रही थी कि आपका कोई सा भी पेपर 2 है, आप
पेपर 2 में हम कैसे चल सकते हैं, हम लोग पेपर 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखें कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनके कीवर्ड्स को नोटिस करके पहले वो टॉपिक्स कवर कर लें। फिर उसके बाद आप सिलेबस पे जाएं और सिलेबस के साथ साथ रोज रोज 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी आपके पास टाइम है पेपर 2 के लिए भी आप वो स्टडी करें। फिर उसके बाद आप खाली इतना ही ना करें, अगेन मैंने बोला ना रोज की टेस्ट सीरीज, रोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए समय निकालना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज जो भी अवेलेबल है आपके पास वो एमसीक्यूज भी सॉल्व करते चले जाइए रोज के रोज। तो इस तरीके से आप अपना पेपर 2 भी कवर कर सकते हैं। मतलब इसको हम कहते हैं बैकवर्ड स्टडी। तो बैकवर्ड स्टडी मतलब उल्टा, यानी कि एमसीक्यूज देखो उससे पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी आपकी थोड़े से कम टाइम में हम ऐसा कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर जिसमें आप इतना सोच विचार रहे हो या मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है 375 रुपीज की टेस्ट सीरीज के लिए, उससे कई गुना ज्यादा आपको मिल रहा है। मेरा बस चलता मैं इसको 4000 रुपए की रखती, लेकिन मैंने कहा चलो दे दो बस। और इसमें मेरी मेहनत ये जो, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज कॉमर्स मैनेजमेंट ही थी, बाकी सब प्रोफेसर्स का अमाउंट हर चीज लगाने में लगी है उससे कई गुना ज्यादा। ठीक है, तो वो बीट नहीं कर सकते आप इतनी सी फीस देकर, वो आप मेरी तरफ से दान पुण्य समझिए। दूसरी बात, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके 2018 से 2023 फैब मार्च तक के हैं। ठीक है, और ये हो गया। जून वाले अगर आप कहोगे तो जून वाले मैं अपने कोर्स में करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो उसमें करवाती हूँ। वैसे भी 2 महीने का कोर्स निकाल दिया मैंने, और वो भी सिर्फ 2800 रुपीज में पेपर 1 का कोर्स आप कवर कर पाएंगे। मैंने आपको दिखा दिया कितना सही है। ठीक है, अच्छा ये वाली कहानी हो गई। इसके अंदर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है और आपके सब्जेक्ट टेस्ट भी है। ठीक है, सो आप जब टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसके अंदर 3 फोल्डर मिलते हैं आपको, उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं। सारे 5-10 मिनट लगा के एक बार सारे खोल के देखिए किसमें क्या क्या कौन कौन से टेस्ट है, फिर आपको पता चल जाएगा, पूरी ताका झाकी हो गई। फिर आप बैठ के टेस्ट सीरीज आराम से अटेम्प्ट करिए जो करनी है। ठीक है, पहले आप एक्सप्लोर भी कीजिए ना खोल के, जब अगर आप ले लेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हर एक टेस्ट इंग्लिश हिंदी और उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। हाँ जी, टाइम निकल जाता है कहाँ पता नहीं चलता, ना चले पता, निकालो पढ़ाई करो ना, उसमें इधर उधर का सोचने में टाइम बर्बाद मत करो, वो टाइम नहीं है आपके पास। जस्ट डू इट। मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे कैसे क्या क्या करती चली जा रही हूँ, हो रहा है बस ऊपर वाले की दया से। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, नोट्स भी बना रही हूँ, ये सब तैयारियां ये सब अपने आप तो आती नहीं है। मैं 1 वुमेन आर्मी चला रही हूँ, यानी कि मेरे सारा काम सारी स्लाइड वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है, आप लोग जब कांटेक्ट करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अच्छा मैम आप ही बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को साथ में डील भी मैं ही कर रही हूँ। ठीक है, ओके, so thank you to everyone and have a nice time. All the very best for your NET JRF and All India Rank 1. Stay blessed. I wish I could give you the enough classes certificate and top 40 students को मेरी तरफ से proper kit भी मिलेगी। ठीक है, thank you.